और जी बेटा कैसे हो? सभी बढ़िया। चलिए बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नया। बेटा इससे पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड लास्ट वीडियो आपने भी देखी होगी, वो देखिए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आपसे बेटा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा और मेरी मेहनत वसूल हुई होगी। देखो बेटा, अगर समझ में आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना, ठीक है ना। और बेटा अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, जिससे बेटा उनका भी भला होता रहे। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहली बात देखो, अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ काफ़ी सारे, मतलब आपको मैं 2-4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिसमें से 1-2 कॉन्सेप्ट जो होंगे बेटा वो डीप में नहीं होंगे। उसके लिए बेटा मैं 5-6 वीडियो बाद, ठीक है ना, 5 या 6 वीडियो बाद मैं कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगा, उसमें बेटा उसके बारे में पूरा डीप में दे रखा होगा। ठीक, तो फिर अभी आप हमें क्यों बता रहे हो जब डीप में नहीं बता रहे? तो बेटा अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसको नहीं बताया तो आगे काम चलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बेटा? अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग सीख रहे हो? नहीं, सीखी तो अकाउंटेंसी जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए आप मुझसे कुछ सीख तो गए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए तो आज मैं आपको सबसे पहले बेटा क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा एसेट्स। व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स वर्ड सुना है कभी आपने? बिल्कुल सुना होगा। जैसे आपके पास फ़ोन है, पता है मुझे आपका नहीं होगा, फादर का होगा, मम्मी का होगा, ठीक है ना, या उन्होंने अभी आपको दिलाया है तो भी आप उसे अपना नहीं कह सकते क्योंकि वो आपकी अर्निंग से नहीं है। ठीक, दूसरी बात जो भी बताने वाला हूँ बेटा, सबसे पहले आप उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, आप उसको थिंक करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारी बातें अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोची जाएं तो बेटा बिल्कुल सबको समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आज हम एसेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स क्या है। एसेट्स आर डिफाइंड एज रिसोर्सेज। ये बेटा एक रिसोर्सेज है दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है किसकी? बिजनेस की, क्योंकि हम बिजनेस को लेकर बात कर रहे हैं। टू जनरेट प्रॉफिट। बिजनेस की हेल्प कैसे करता है? प्रॉफिट को जनरेट कराने में। ठीक है, इन योर बिजनेस यू हैव सम कंट्रोल ओवर इट, और आपका उस चीज पे कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल दो। बिल्कुल देंगे बेटा। जैसे बिजनेस के पास क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग बिल्कुल होती है, फर्नीचर होते हैं बिजनेस के पास, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब पेड़? नहीं बेटा, ये पेड़ वाले प्लांट नहीं है। प्लांट बेटा जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है ना, जो कंपनीज के प्लांट होते हैं पूरे पूरे, ठीक है ना, जहाँ पूरी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, उसको प्लांट बोला जाता है। ठीक है, वो कंपनी का खुद का होता है, वो एसेट्स कहलाता है। ठीक, स्टॉक और भी कई सारी चीज़ें। मान लो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके बाद स्टॉक भी मेंटेन करती होगी, तो स्टॉक उसी का है, फ्यूचर में बिकेगा, ठीक है ना, मनी जनरेट होगा, प्रॉफिट होगी। ठीक, और उस पर कंपनी का पोजीशन भी है, वो कंपनी का उस पर राइट है, कंट्रोल है उस चीज़ पे कंपनी का। ठीक है ना, तो वो इस तरह से ये सारी कंपनी के एसेट्स होते हैं। क्लियर? तो यानी किसी भी चीज़ को, तो एक बात करो भैया, एक काम करो सर, आप एक काम करो। क्या करूं बेटा बताओ? आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, बताओ क्या करूं? क्या आपको सारे एसेट्स बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। हजारों लाखों एसेट्स हैं, कैसे आपको मैं एक एक डिफाइन कर सकता हूं? नहीं,
आप पहचानिए, आप खुद पहचानना सीखिए कि ये चीज़ मेरी एसेट्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या ये चीज़ बिजनेस की एसेट्स हो सकती है कि नहीं, कैसे पहचानते हैं। हाँ बेटा ये बात आपकी सही है, इसका जवाब मैं दूंगा। तो देखो किसी भी चीज़ को हम कैसे पहचानते हैं कि हमारा एसेट्स है कि नहीं, तो 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी चीज़ अगर एसेट्स है तो उसमें 3 फीचर्स होंगे। क्या क्या? पहले फीचर्स की बात करें, इट्स समथिंग, ये कुछ ऐसा होना चाहिए यू हैव कंट्रोल ओवर, जिस पे आपका कंट्रोल हो। बेटा ये कैमरा जिससे मैं आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूं, जो ये क्या है? ये मेरा कैमरा है, मेरा खरीदा हुआ कैमरा बेटा। तो ये क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए एसेट्स है, मेरा कंट्रोल है इस पर। दूसरी बात, इसको मैं एज अ बिजनेस यूज कर रहा हूं, ये मेरे को प्रॉफिट भी अर्न कराएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा एसेट्स है। दूसरी बात, यू हैव कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट, ये कंट्रोल किसकी वजह से होना चाहिए? ये कंट्रोल होना चाहिए पिछले पास्ट इवेंट की वजह से। जैसे मैंने ये कैमरा लिया, कैमरा मैं दुकान पे गया जिस पे कैमरा मिलते हैं, कैमरा गैलरी में गया मैं, वहाँ से मैंने कैमरा परचेज़ किया, मैंने उनको बेटा 50,000 रुपये दिए। तो ये क्या है? ये बेटा मेरा एक पास्ट इवेंट है। ये इवेंट करने की वजह से जो मैंने पास्ट में किया उसकी वजह से मेरा इस पर कंट्रोल आ गया, ठीक। तीसरी बात सॉरी, इट हैज़ अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? बिल्कुल देगा। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब बेटा क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यानी ये मेरा एसेट्स है। क्लियर? ओके। चल अब हम बात करने वाले हैं एसेट्स का जस्ट अपोजिट, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब एसेट्स को तो मेरा हक था, लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब बेटा वो चीज जो कि मुझे फ्यूचर में पे करनी है, जो कि बेटा मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ऐसी चीज जो कि बेटा मेरी जिम्मेदारी है और जो मुझे फ्यूचर में पे करनी है, यानी ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस को फ्यूचर में जिसके लिए पे करना है, वो सारी चीजें बेटा लायबिलिटीज होती हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज लायबिलिटीज। देखो बात करें लायबिलिटीज की, इट इज एन ऑब्लिगेशन। ये क्या है बेटा? ये ऑब्लिगेशन मतलब होता है बेटा जिम्मेदारियां, ठीक है ना। दैट योर बिजनेस नीड्स टू फुलफिल, जो कि आपके बिजनेस को फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। जैसे इन सिंपल वर्ड्स, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बेटा यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या है? यहाँ पर क्रेडिट का मतलब बेटा उधार। बेटा हिंदी पता नहीं गलत भी हो सकती है, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यानी उधार, क्रेडिट पे। देखा होगा आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे खरीद ली तो उसके बदले आपको पे करना ही करना पड़ता है, आज नहीं तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा वो आपकी ऑब्लिगेशन है, उसी को हम लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटी में 3 फीचर्स होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट्स द बिजनेस विद एन ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी हमेशा जब बिजनेस के पास आती है तो ऑब्लिगेशन लेकर, जिम्मेदारी लेकर आती है। कोई अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो हमारी लायबिलिटी नहीं, ठीक है। आगे, द ऑब्लिगेशन इज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये ऑब्लिगेशन जो मेरे पर ये बाहर आया है, जो जिम्मेदारियां आई हैं, वो किसी पास्ट इवेंट की वजह से आनी चाहिए। मान लो बेटा जो कैमरा, मैं भी आपको कैमरा का एग्जाम्पल दे रहा था, मान लो बेटा मैंने इसको उधार खरीदा किसी दुकान से, मेरे फ्रेंड की शॉप थी, मैंने वहाँ से इसको उधार ले लिया, या मान लो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया इसको। क्रेडिट कार्ड क्या बेटा? एक ऐसा कार्ड जिसमें हमें कुछ समय के लिए उधार चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमें एक टाइम लिमिट के अंदर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा मान लो मैंने क्रेडिट पे खरीदा, तो ये क्या, ये इवेंट मेरे लिए क्या लेकर आया? अरे सर ये तो आपके लिए ऑब्लिगेशन ले आया, इसने तो आप पे जिम्मेदारी करा दी। बिल्कुल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सेटलिंग द ऑब्जेक्टिव। सेटलिंग द ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन सेटल कैसे होंगे? विल रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मान लो बेटा मैंने कैमरा खरीदा और मैंने क्या करा, अब वो दुकान वाले ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने क्या करा, अपने घर का सारा कूड़ा लिया, एक पॉलिथीन में इकट्ठा किया और दुकान वाले को दिया, ले भैया कैमरा ले गया था, ये ले ले। बेटा एक तो वो मुझे बहुत मारेगा,
क्योंकि मैंने अच्छा वाला उसकी साफ सफाई वाली दुकान में गंदगी कर दी, ठीक है ना। क्यों नहीं मान रहा वो, और मैं अगर उसको 50,000 का चेक दे रहा हूँ या 50,000 रुपये से नगद दे रहा हूँ तो बड़ा अच्छे से मान रहा है, लेकिन वो पॉलिथीन में कूड़ा भर के दे दिया उसके नहीं मान रहा वो। क्यों सेटल नहीं कर रहा उसके बदले वो? क्योंकि बेटा लायबिलिटीज वही होती हैं यानी ये ऑब्लिगेशंस वो ऑब्लिगेशंस होंगे जो कि सेटल होंगे किससे? बिजनेस के किसी ना किसी वैल्यूएबल रिसोर्सेज के आउटफ्लो होने से। कैश 50,000 रुपये का, बेटा वो मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है कि नहीं, तो उसी से वो सेटल होंगे। फ्री की चीज़ से सेटल होते हैं तो वो चीज लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बेटा, अब मैं आगे चल के आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे आपको एसेट्स आपने समझ लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है ना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कैश जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन मतलब आपके हाथ में ना बेटा, आपके हाथ में पैसा नहीं। देखो कंपनी के पास एट अ टाइम कुछ ना कुछ कैश होता है। आपके घर में कुछ ना कुछ कैश होता नहीं होता। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है बेटा, घर में कैश जो है वही काम दे रहा है, तो उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। कुछ पैसा बैंक में जमा होगा जो शायद आप डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे और उसको निकाल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कैश एट बैंक। ये बैंक का पैसा नहीं है मेरा भी पैसा, लेकिन बैंक में जमा है, तो ये भी बेटा हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होंगे बेटा? ये भी हमारे एसेट्स होंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं बेटा, आप खुद पहचानने की कोशिश करना कि वो एसेट्स हो सकते हैं या लायबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर? डेटर मतलब होता है बेटा कर्जदार, और डेप्ट ये बेटा बना हुआ है वर्ड डेप्ट से। किससे? डेप्ट। चलिए यहां से हटाता हूं इसको। किससे बना हुआ है? डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है कर्ज, और डेप्टर होता है बेटा कर्ज चुकाने वाला। कर्ज चुकाने वाला बंदा हमेशा डेटर कहलाता है। क्लियर है? क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अ पर्सन और एंटरप्राइज, कोई भी पर्सन या कोई भी एंटरप्राइज दैट ओज मनी टू अनदर पार्टी इज नोन एज डेटर। यानी एक ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा एंटरप्राइज मतलब बेटा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरा बिजनेस, कोई इंसान या कोई दूसरा बिजनेस जो किसी को, जो अदर पर्सन को या अदर एंटरप्राइजेस को कुछ पे करेगा फ्यूचर में, वो बंदा डेटर होता है। जैसे क्या हुआ, मान लो आपने मुझसे पेन खरीद लिया, आपने मुझसे पेन ले लिया और आपने कहा कि सर मैं आपको अगले महीने इसका पेमेंट कर दूंगा, तो बेटा आप मेरे लिए कौन हो जाओगे? डेटर, यानी आप मुझे पे करोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रेडिटर। अच्छा तो एक बात बताओ, क्रेडिटर बाद में आएंगे, डेटर के बाद। तो ये डेटर बिजनेस के लिए एसेट्स होने चाहिए या लायबिलिटीज होनी चाहिए? जो ये डेटर हैं ये बिजनेस के लिए एसेट्स होना चाहिए या लायबिलिटीज? सोचो बेटा, मेरा ये बोलने का इंतजार मत करो। जिंदगी आपकी है, आपको चलनी है यार, बताया था ना। आप सोचो, मुझे कुछ नहीं, मुझे यहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है बेटा। बताइए, डेटर एसेट्स होना चाहिए, लायबिलिटीज होनी चाहिए? सोचो यार, अभी 3 फीचर्स देखो ना। फीचर्स कौन से फीचर्स इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं? एक तो देखो डेटर, क्या आपका कंट्रोल है इस पर? क्यों नहीं है? मेरी पेंसिल थी, मैंने आपको दे दी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे अमाउंट पे नहीं करा, मेरा कंट्रोल है आप पे, मैं आपसे पैसे जब चाहे ले सकता हूं, और ये पास्ट इवेंट की वजह से हुआ है, और जो आप मुझे पैसे दोगे बेटा उससे मेरा इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो यानी तीनों फीचर्स अवेलेबल हैं इसमें। तो डेटर हमेशा क्या होते हैं बेटा? डेटर क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। तो आपने आज एक नया एसेट्स पहचान लिया, बधाई हो बेटा, बधाई हो, आपने एक नया एसेट्स पहचान लिया। आगे बात करते हैं हम लोग क्रेडिटर की। क्या होता भाई ये कौन सी बीमारी है? हाँ बेटा बीमारी नहीं है। देखो, द पार्टी मतलब पर्सन या एंटरप्राइज कोई भी, टू हुम द मनी इज ओड, जिससे पैसा ले रखा है, एक ऐसी पार्टी जिससे कुछ
ले रखा है, पैसा ले रखा है, माइट बी अ सप्लायर, ये कोई सप्लायर भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं एक वो पार्टी जिसको हम पे करेंगे, जिसको हम पे करेंगे। सोचो, बात को समझना, बात को बिल्कुल क्लियरली समझना। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बैक जाओ, वीडियो को दोबारा से देखो, क्लियर हो। मैंने अपने फ्रेंड से क्या लिया, अपनी फ्रेंड की शॉप से मैं क्या लेकर आया था, क्या लेके आया था याद करो, कैमरा लेके आया था, उधार लेके आया था, पैसे नहीं दिए थे। अब बताओ मैं उसको फ्यूचर में पे करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो मेरा कौन हो गया? क्रेडिटर। अब बताओ कि ये क्रेडिटर एसेट्स होंगे या लायबिलिटी? चलो पहले इसमें एसेट्स वाले फीचर, क्या इसमें मेरा कंट्रोल है? भैया आज नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, ना, मेरा कंट्रोल नहीं है। पास्ट इवेंट की वजह से हुआ, हाँ पास्ट इवेंट, देखो पास्ट इवेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो लायबिलिटी में भी था और एसेट्स में भी था, ठीक है। तो ये तो सिमिलर है, कॉमन है। फर्स्ट वाला फीचर नहीं है क्योंकि मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है। अच्छा, बल्कि मेरी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है कि मुझे ये 50,000 रुपीज पे करने हैं। सेकंड और थर्ड फीचर, एसेट का थर्ड फीचर क्या था बेटा? इकोनॉमिकल बेनिफिट। क्या मुझे ये आगे चल के बेनिफिट देगा? अभी तो उधार लाया हूं, अभी तो ये चीज मेरी है ही नहीं, और जब तक वो चीज मेरी नहीं है तो मुझे बेनिफिट कहां से दे सकती है? बताओ। ऑब्लिगेशन का थर्ड फीचर कौन सा था बेटा? कि ये मेरा हो सकता है कब? ये जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकता हूं, इस जिम्मेदारी से बेटा मैं छुटकारा पा सकता हूं कब? जब मैं कोई अपनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज इसके बदले में पे कर दूं, तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो बेटा क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा हमारे लायबिलिटीज। क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज। बधाई हो बेटा, आपने एक लायबिलिटी सीख ली। चलिए एक बार पढ़ते हैं फटाफट से। द पार्टी टू हुम द मनी इज ओड माइट बी ए सप्लाई, सप्लायर हो सकता है बैंक, बैंक से कोई लोन ले लिया, पे करना पड़ेगा, और अदर लेंडर, या बेटा और वो बंदा जो कि हमें कर्ज दे सकता है, ठीक है ना। वो हर बंदा क्या कहलाता है? वो हर पार्टी क्या कहलाती है? क्रेडिटर कहलाती है, जो कि बेटा क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बी आर। क्या कुछ और सुना तुमने? नहीं बेटा, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं है सुननी, ठीक है ना। बी आर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको, क्या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं बेटा? बिल बी आर, और इसकी फुल फॉर्म क्या बेटा? बिल रिसीवेबल। क्या चीज होती है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए, समटाइम्स द परचेजर कांट पे द मनी ऑन द स्पॉट। आपने मुझसे ये पेंसिल ली थी, आपने कहा सर मैं आपको पे कर दूंगा या कर दूंगी 10 दिन बाद। मैंने कहा ठीक है कर देना। तो आप मेरे कौन हो गए थे? कौन हुए थे आप? मेरे डेटर, कर्जदार हो गए थे आप मेरे, ठीक है। चलिए वही बात कर रहे हैं। समटाइम द परचेजर, परचेज मतलब आप, कांट पे द मनी ऑन द स्पॉट, आपने जिस टाइम पे ये पेंसिल मुझसे ली थी उस समय पे आपने नहीं पे करा। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में जहां लोग तुरंत के तुरंत पैसा नहीं देते, ठीक है। सो ही इंस्टेड्स फॉर क्रेडिट पीरियड, आपने मुझसे कुछ क्रेडिट पीरियड मांगा कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दो, मैं 10 दिन में पेमेंट कर दूंगा। मैं ठीक है भाई ले लो। द सेलर ग्रांट, सेलर मतलब मैं, ग्रांट्स द क्रेडिट पीरियड, मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दे दिया, ग्रांट कर दिया। बट ऑल्सो ड्रॉज द, मैं रुको, आप 10 दिन में नहीं, आप मुझे 15 दिन में पैसे दे दो, लेकिन मैं एक पेपर पे, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं आपका नाम, और मैं उस पर ये लिख रहा हूं कि आप मिस्टर एक्स, मैंने आपको मिस्टर एक्स मान लिया, मुझे नहीं पता मुझे कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना। मैंने ये मान लिया कि आप मिस्टर एक्स हो, मैं ये मान लिया कि आप मिस्टर एक्स हो, मैंने लिख दिया कि मिस्टर एक्स मुझे पेमेंट करेंगे किसी भी आगे फ्यूचर डेट को, मैंने डेट लिख दी, मान लो आज डेट है जो भी है, ठीक है ना। और मैंने लिख दिया कि आप मुझे पे करोगे, मान लो बेटा जुलाई में, आपने मुझे जुलाई में पे कर दिया या पे करोगे, तो मैंने उसमें लिख दिया कि मुझे जुलाई में इस तारीख को पे करेंगे। और मैंने आपसे क्या कर लिया, मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करो,
आपने उठा के जेब में रख लिया। मैंने कहा रखना नहीं है, रिसीव नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट का मतलब बेटा कि आप इस पर साइन करो कि आप जो बोल रहे हो उतने दिन में मुझे पेमेंट कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस केस में क्या होगा, आप मेरे डेटर नहीं कहलाओगे। इस केस में आप मेरे डेटर नहीं कहलाओगे, इस केस में आप मेरे क्या कहलाओगे, बिल रिसीवेबल कहलाओगे। कंफ्यूज हो गए ना? थोड़ा सा कंफ्यूज हुए ना? वीडियो को थोड़ा बैक लेके जाओ, फिर देखो बेटा बिल्कुल क्लियर होगा। देखो जल्दीबाजी नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है कि कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देखो बेटा फर्स्ट टाइम तो ABCD पढ़ी थी, वो भी टफ लगी थी, ठीक है ना। मम्मी पीटती थी, A फॉर एप्पल, हम बताते थे कुछ, कभी कभी भूल जाते थे। 10th तक काउंटिंग्स नहीं याद होती थी हम लोगों को, ठीक है ना, वो टफ लगती थी। तो देखो बोले आज पता है वो टफ का है, ठीक। तो इसी तरह से बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो टफ लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे बहुत आसान है। डेटर क्या करता था, देखो डेटर और BR हम दोनों में ही उधार बेचते हैं, इन दोनों में ही हम क्रेडिट पीरियड ग्रांट करते हैं, किसको, परचेजर को, बायर को, ठीक है। लेकिन डेटर बेटा वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं इस तारीख को दे ही दूंगा। लेकिन BR में बेटा वो एविडेंस एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, एक मुझे एविडेंस देकर जाता है, एक्सेप्ट करके साइन करके। क्लियर? तो बेटा फिर वो चीज़ डेटर नहीं होती, वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है किसमें, BR में। बाकी कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, ठीक। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, बट ऑल्सो ड्रॉज द बिल ऑफ द क्रेडिट अमाउंट ऑन द परचेजर एंड टेक्स द एक्सेप्टेंस ऑफ परचेजर। परचेजर की एक्सेप्टेंस ले ली, आपने मुझसे पेंसिल खरीदी, मैंने आपकी एक्सेप्टेंस ले ली कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप मुझे 15 दिन बाद पे करोगे। अब 15 दिन बाद मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे पेमेंट ले आऊंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये होता है BR। BR को बेटा हम ट्रेड रिसीवेबल, हम इसको बेटा ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड होता है बेटा अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि क्या होता है बेटा, डेटर प्लस BR, डेटर प्लस BR, सम ऑफ डेटर एंड BR इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओ ये तो क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। आप देख रहे हो डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड बिल रिसीवेबल। ये तो अभी सर आपने बताया, हाँ बेटा बताया था। कुछ बेचारे ऐसे बच्चे हैं जिनको याद नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, उनको हम याद दिलाएंगे ना। देखो, व्हेन द बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कोई भी बिजनेस उधारी पे माल बेचता है, इट जनरेट्स डेटर, तो उससे क्या जनरेट होते हैं, डेटर। दीज डेटर एग्री टू पे यू ऑन अ लेटर डेट, और ये जो डेटर होते हैं एग्री हो जाते हैं किसी भी लेटर डेट पे, फ्यूचर डेट पे पेमेंट करने के लिए। से 30 डेज, कितना मान लो, मैंने क्या मान लिया, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, देन इट बिकम बिल रिसीवेबल। तो ये क्या बन जाते हैं, बिल रिसीवेबल। आगे क्या होता है ये, इट इज अ रिटन एविडेंस, ये लिखित में, एक रिटन में एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, जिसको हम बेटा प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। क्या, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब, क्योंकि प्रॉमिस किया है ना, एक नोट बना के लिख कर प्रॉमिस किया है कि इस डेट को पे कर देंगे, इस चीज को प्रोमिसरी नोट भी बोला जाता है। ऑफ डेट, डेट मतलब कर्जा, जो आप पे कर्जा निकल रहा है। स्टेटिंग दैट द डेटर ओज द होल्डर ऑफ द बिल द अमाउंट स्टेटेड ऑन दैट बिल, कि जो डेटर था, जो बिल एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया, BR। बहुत अच्छे बेटा, सही पहचाना बिल्कुल। पहले BR डेटर ही होता है, लेकिन जैसे वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो डेटर से हट के BR की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है? होते दोनों ही कर्जदार है बेटा, ठीक। तो यानी बिल लिखने के बाद डेटर स्टेटेड ये कर देता है कि जितना भी अमाउंट इस बिल पे लिखा हुआ है वो किसी लेटर डेट पे उसको पे कर देगा, ठीक। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है बेटा, क्या लिखा हुआ है, इट इज इजिली ट्रांसफरेबल। क्या मतलब, ये बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये मान,
आपने मुझसे पेंसिल खरीदी, आपने मुझसे कहा 15 दिन बाद पैसे दे देंगे, मैंने कहा बिल्कुल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने आपसे लिखवा लिया, एक्सेप्ट करा लिया, तो मेरे पास में बिल आ गया, उसको क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल। और अब मान लो मैंने किसी और पर्सन से कुछ खरीदा था उधार। मान लो आपने ये पेंसिल खरीदी मेरे से 10,000 रुपए की। क्या पेंसिल 10,000 रुपए की? हाँ बेटा, पेंसिल 10,000 रुपए की, यही तो जादुई पेंसिल। 10,000 की पेंसिल खरीदी, सो हाँ ठीक है ना, उसके बदले आपने मुझे बिल दिया, और मैंने किसी बंदे से खरीदी थी 10,000 में, या कोई और सामान खरीदा 10,000 में, तो अब वो मेरे से पैसे मांग रहा है, तो बेटा आपका वाला बिल मैं उस पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ कि 15 दिन ये बिल रख लो, 15 दिन बाद आप उस पार्टी से यानी आपसे पेमेंट ले लेना। तो जैसे ही 15 दिन होंगे बेटा, आप पेमेंट किसको करोगे? जिसके पास वो बिल होगा। तो आप उस पर मुझे नहीं पेमेंट करोगे, आप उस पर्सन को पेमेंट कर दोगे। तो इससे आपका और मेरा सेटलमेंट हो गया 15 दिन बाद, और मेरा और उस पार्टी का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो सोचो, अब सोचो कि डेटर बनाने में फायदा है कि बीआर बनाने में फायदा है? बेटा बीआर बनाने में फायदा है, बिल रिसीवर बनाने में फायदा है। उधार बेचो, उधार की मना नहीं है, लेकिन बिल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, बिल एक्सेप्ट करा लेना चाहिए सामने वाले बायर से। क्लियर? क्योंकि बेटा उससे क्या होता है कि मान लो मुझे किसी का पेमेंट करना है, मेरे पास कैश नहीं है, आप तो उधार लेके चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वाला बिल मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक, ओके, ठीक है। एक और बात, इट कैन ऑल्सो बी डिस्काउंटेड। ये क्या? हाँ बेटा, एक और चीज देखो, ये क्या बना रहे हो? घर? नहीं बेटा, ये बना रहा हूं मैं बैंक। बैंक कैसी होती है बेटा? मैं कोई कलाकार नहीं हूं, इतना बना रहा हूं, यही बहुत है यार, बैंक। ठीक है ना। अब क्या हुआ, मान लो बेटा आपने मुझसे पेंसिल खरीदी 10,000 रुपए की, उसके बाद मैंने आपसे बिल ले लिया। अब मुझको यार 2 दिन बाद पैसों की जरूरत है, मुझे कैश चाहिए, मुझे पेमेंट करना है किसी का, और वो बंदा बिल नहीं ले रहा मेरे से। क्या कर सकता हूँ? पैसे नहीं है मेरे पास, उधार ले लूँ? क्यों ले लूँ? जब मेरे ही किसी का पैसा निकल रहा है तो मैं क्यों उधार ले लूँ किसी से? तो देखो बेटा, इसमें एक खूबी और होती है। क्या? इस बिल को लेकर मैं कहाँ जा सकता हूँ? बैंक में जा सकता हूँ, और बैंक से कह सकता हूँ सर ये बिल है जिसका पेमेंट 15 दिन बाद मुझे मिलने वाला है, आप इसको रख लीजिए, ये बिल 10,000 का है और इसके बदले आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। बैंक कहेगी भैया हम तुम्हें पागल दिख रहे हैं? मैंने कि नहीं, मैंने क्यों ऐसे क्वेश्चन आप मुझसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि 15 हम आपको 10,000 रुपये देते, हम फालतू में 15 दिन इंतजार करें? तो बेटा मैंने बैंक ने मुझसे कहा कि हम आपको पेमेंट तो करेंगे, लेकिन करेंगे 10,000 नहीं, 9,800। मैंने बोला किस खुशी में? बोले क्यों? 15 दिन हम इंतजार करेंगे तो कुछ हम भी तो कमाएंगे, हम भी तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट करेंगे। बिजनेस भैया, बैंक वालों का भी बिजनेस है। तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये तो चले गए, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़े, कटोरा तो नहीं पकड़ा। ठीक है ना, क्लियर है? तो बेटा ये 200 रुपये क्या कहलाएंगे? ये बेटा ये मेरे लिए लॉस हो जाएगा, ये मेरा एक्सपेंस, ये खर्चा हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिल को बैंक लेकर जाना, पैसे लेकर आना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक, चलिए एक बात और लास्ट। अगर मान लो आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने ये एक बात बताने की बोली है कि 15 दिन बाद मान लो सर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो बेटा इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड। इसको बोलेंगे बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल बेकार हो गया, उससे पैसे नहीं मिले क्योंकि बेटा वो डेट एक्सपायर हो गई जिस पर लिखी हुई थी। तो इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या करना चाहिए? देखो बेटा कहानी बहुत बड़ी है और आप नए हो, मैदान जंग का बहुत बड़ा है बेटा, और आप अभी नए सिपाही हो बेटा, सीधे आपको कारगिल पे कैसे लेके जाएं? हाँ,
तो कारगिल पे सीधे नहीं उतार सकते बेटा, ठीक है ना। तो बताने को बेटा बहुत कुछ है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेटा अभी फिलहाल में जितना बताया जा रहा है उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आज के लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम लोग, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब बेटा इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। बीबी नहीं, बीपी। गंदी बात है, नहीं करनी, ठीक है ना। बीपी ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। यहां बात करें बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिसके बदले फ्यूचर में पे करना पड़े, ठीक। देखो जैसे डेटर और बीआर के बीच में रिलेशन होता है, सेम रिलेशन क्रेडिटर और बीपी के बीच में होता है। केस को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। मान लो बेटा ये पेंसिल आपकी थी और मैंने आपसे खरीद ली, पैसे की बात आई तो मैंने कहा कि मैं आपको 20 दिन में पे कर दूंगा, तो बेटा मेरे लिए आप कौन हुए? क्रेडिटर हो गए। आप सब अभी मेरे हिसाब से सोचो, मेरे लिए आप कौन हुए? क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर वो पर्सन जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, तभी तो हमारी लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर पीछे पढ़ा था, क्रेडिटर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि ऑब्लिगेशन, हम पे लोगों को ऑब्लिगेशन हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर पे करना है, ठीक है। तो बेटा आपने मुझसे कहा ठीक है 20 दिन में पे मत करो, आप हमें पे करो 25 दिन में, लेकिन हमें लिख के दे दो, एविडेंस दे दो, प्रॉमिसरी नोट दे दो। आपने मुझसे डिमांड करी किसकी? प्रॉमिसरी नोट की। आपने मुझसे डिमांड करी प्रॉमिसरी नोट की, मैंने लिख कर दे दिया कि 25 दिन में या 20 दिन में पैसे दे दूंगा, तो फिर आप मेरे क्रेडिटर नहीं रहे। क्यों? क्या लायबिलिटी खत्म हो गई? नहीं, लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही। अब क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं रहे आप मेरे, आप क्रेडिटर की कैटेगरी से हटके आ गए बीपी की कैटेगरी में। बिल्स पेबल होते दोनों ही लायबिलिटी हैं, बीपी भी लायबिलिटी होती है और क्रेडिटर भी लायबिलिटी होते हैं। बस अंतर यह है, जैसी क्रेडिटर बिल एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी जैसे ही क्रेडिटर हमें बिल बना के देता है, जैसी क्रेडिटर बेटा हम बिल ड्रॉ कर देता है और हमसे बिल एक्सेप्ट करा लेता है, तो बेटा वो क्रेडिटर क्या बन जाता है? फिर वो बीपी यानी बिल्स पेबल बन जाता है। क्लियर? जैसे डेटर और बीआर का रिलेशन था, सेम रिलेशन है, बस बीच में एक चीज आ जाती है। क्या? एविडेंस, प्रॉमिसरी नोट। तो हम बीपी को भी डिस्काउंट करा लेते हो ना? नहीं बेटा, बात को समझो यार। बीआर डिस्काउंट सिर्फ बीआर होता है क्योंकि वो मेरा एसेट्स, वो मेरे पास है, उस पर मुझे पैसा मिलना है। बीपी तो बेटा वो है जिस पे मैं पे करूंगा, बीपी को तो मैं पे करूंगा ना, ठीक है ना। तो इसको डिस्काउंट कौन करा सकता है? क्रेडिटर करा सकता है, क्योंकि उसके पास बीपी है। जिस पर्सन के पास बीपी है, ठीक है ना, यानी वो बिल, जिसने बिल बनाया, मैंने तो बिल एक्सेप्ट किया है। यहां पर इस केस में मैंने बिल एक्सेप्ट किया है, किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे पेंसिल उधार ली थी ना, आपने मुझसे बिल एक्सेप्ट करा लिया। आप डिस्काउंट करा सकते हो, मैं नहीं डिस्काउंट करा सकता, ठीक है ना, मुझे तो पे करना ही करना है। क्लियर? तो पढ़ते हैं फटाफट से एक बार। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम यू ओ मनी, वो पर्सन जिससे हमने कुछ ले रखा है या जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है ना, आर कॉल्ड क्रेडिटर। आगे, अ क्रेडिटर इज अ सप्लायर। बेटा क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर कौन है? अ क्रेडिटर इज अ सप्लायर और वेंडर। वेंडर किसे बोलते हैं? वेंडर, बेचने वाले को, ठीक है ना। देखा होगा आपने रेलवे स्टेशन में वो जो बेचते हैं सामान, बेटा उनको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। सप्लाई वेंडर एक ही बात है। हु विल नॉर्मली इनवॉइस यू फॉर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू यू, यानी एक ऐसा वेंडर, एक ऐसा सप्लायर जिसने आपको कुछ बेचा हो, ठीक है ना, एक बिल के जरिए, बिल मतलब एक इनवॉइस के जरिए, ठीक है ना। कौन सा बिल? फॉर दिस इनवॉइस यू पे लेटर। उस इनवॉइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि क्रेडिटर और बीपी एक ही बात है। क्रेडिटर को भी हम फ्यूचर में पे करते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल को भी हम फ्यूचर में पे करते हैं,
वो भी हमारी लायबिलिटी है। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बीपी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है सामने वाले को। ठीक है, बिल्कुल। बीपी को बेटा हम एक नाम से और जानते हैं, क्या? ट्रेड पेबल। ठीक, और इसका कंबाइंड वर्ड हम इसको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आज की वीडियो में हम इतने ही रखेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ठीक, ओके। और बेटा देखो, डेली रिवाइज करना जरूरी है। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डेली रिवाइज करना पड़ेगा, अपना रिवीजन का अलग शेड्यूल बनाओ। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।